अगर आपको भी कैलकुलस के क्वेश्चंस देखकर डर लगता है तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के बी आई एस अकेडमी। स्वागत है आप सभी का कैलकुलस के नए लेक्चर सीरीज में, जहां कैलकुलस को रटाया नहीं समझाया जाता है। चाहे आप DU, SOL, इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, यदि आपके सिलेबस में कैलकुलस है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये लेक्चर आपको एग्जाम लेवल तक ले जाएगा, जहां हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। लेक्चर के एंड तक आप खुद कहोगे कैलकुलस इतना भी टफ नहीं है, और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद आप कहोगे कैलकुलस सबसे आसान है। तो स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, आप DU, SOL, इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी सेमेस्टर से हो, अगर आपके सिलेबस में ये है कैलकुलस तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, कॉपी पेन लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको वो नोट करते जाइए। साथ के साथ जो भी एग्जाम्पल्स सॉल्व करा रहा हूँ उसको फिर से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, हम इस लेक्चर सीरीज में बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको वो चीज आती है या नहीं आती है, 10+2 लेवल के भी क्वेश्चंस या उसके हम कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और जरूरी सूचना, इस कोर्स में जो भी डेफिनेशंस या एग्जाम्पल्स या कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो जो भी है हमने किसी ना किसी बुक से ही लिया है। ठीक है, हमारा खुद का नहीं है। जैसे कि SOL के बुक या इग्नू के मटेरियल्स जो होते हैं वहां से लिए गए हैं, ताकि हम सिलेबस के अनुसार रहें, सिलेबस से हम बाहर ना जाएं। ठीक है जी, और उनके जो डेफिनेशंस हैं वो वैलिड है, और अगर हम अपना दें तो शायद वैलिड ना माने, तो इसीलिए हम उनके ही डेफिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और याद करेंगे ताकि हमें एग्जाम में मार्क्स मिल जाए। हमारा मेन मोटिव क्या है? एग्जाम में मार्क्स मिलना और हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर होना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशंस हम उनके ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं नोटेशंस एंड सिंबल्स से। ये जो लेक्चर है ये यूनिट 1 का पहला लेक्चर है। ठीक है, यूनिट वन चैप्टर नंबर 1, तो इसका ये चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन जो यूनिट 1 के अंदर जितने भी हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे वो सारे सिंबल्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे सिंबल्स मेंशन है। जैसे इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और यहाँ पे कट लगा देते हैं तो इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। आप इनमें से कई सिंबल्स को आप जानते भी होंगे 10+2 लेवल से, और जिनको नहीं जानते हैं वो यहाँ से जान जाएंगे आप। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं सिंबल्स को आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया करूंगा। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लेंगे, नहीं तो इसका जो PDF है ये आपको हमारे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है जी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। कुछ अल्फाबेट्स आपको पता ही होगा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, एटा, थीटा, लोटा, कापा, लाम्बा, तो ऐसे करके पूरा ओमेगा तक। ठीक है जी, तो इनको आप थोड़ा सा कीप इन माइंड रखिएगा। आगे हमारे यूनिट 1 में ये कुछ काम आएंगे, और यूनिट 1 में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में इनका ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1, सेट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट्स? सेट्स से आप क्या समझते हैं? क्या है आपके अनुसार सेट्स? ध्यान रखिएगा, मैंने डेफिनेशन नहीं पूछा, नो डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछा मैंने। मैंने क्या पूछा कि आप सेट से क्या समझते हैं? सेट से आप समझते क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो ये है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन आप समझते क्या है कि क्या है ये? जैसे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक क्या? स्टैम्प, स्टैम्प कौन सा? पोस्ट स्टैम्प जो होता है वो, या फिर कॉइन्स, किसी को कॉइन इकट्ठा करने का शौक होता है, पुराने पुराने कॉइन्स, तो कॉइन्स, ठीक है जी। इसके बाद पीपल इंटरेस्टेड इन वीडियो गेम्स एसेट्रा। ये जो कलेक्शंस हैं, ये क्या है? कलेक्शन, ठीक है। कॉइन का ये भी क्या है? कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, कॉइन्स या पीपल इंटरेस्टेड इन वीडियो गेम्स। तो ये सारे क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। किसके? स्टैम्प के, कॉइन्स के, और पीपल जो इंटरेस्टेड है वीडियो गेम्स में। तो इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प पोस्ट ये क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ कॉइन ये भी क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन वीडियो गेम ये भी क्या है? सेट है। किंतु यहाँ पे क्या कहेंगे हम? दीज आर कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। दीज आर कलेक्शन ऑफ सेट्स, बट some of them are not, ठीक है। मतलब इन तीनों में से कुछ तो है ये सारे के सारे कलेक्शन है, इसमें नो डाउट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ जो है सेट्स हैं और कुछ सेट्स नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं है तो वो आगे देखते हैं। अभी देखिए, कलेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ पोस्ट स्टैम्प। तो हम इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। कलेक्शन ऑफ पोस्ट स्टैम्प, ठीक है। अब ये पोस्ट स्टैम्प कहाँ का? ऑफ इंडिया, या फिर कलेक्शन ऑफ पोस्ट स्टैम्प, कलेक्शन ऑफ इंडियन पोस्ट स्टैम्प, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है, पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड, ठीक है जी। अगर ये दोनों इसके ऊपर कुछ कुछ चर्चा करते हैं या फिर बाइफर्केशन करते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये कलेक्शन लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है। जस्ट इमेजिन एक बॉक्स है जिस पे लिखा है कि इंडियन पोस्ट स्टैम्प का इसमें ही डलेगा, ठीक है। अगर कोई भी इंडियन पोस्ट स्टैम्प आपको मिलता है तो वो इस बॉक्स में आप डाल दीजिए, ठीक है। अब कोई भी ये दो पर्सन है, इनके लिए अगर इनके हाथ में दो स्टैम्प मिल जाते हैं, ठीक है, एक इंडिया का है और एक फॉरेन का है, ठीक है, कोई भी कंट्री का, अदर लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलता है इंडिया एंड अदर। तो अब आप ये बताइए
कि ये दोनों पर्सन जो है इस बॉक्स में क्या आराम से ये दोनों में से इंडिया का उठा के इसमें पोस्ट स्टैम्प डाल सकते हैं, है ना? तो और अदर कंट्री का नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन्ड है कि इंडियन पोस्ट स्टैम्प ही डलेगा और यहाँ पे क्या है? पोस्ट स्टैम्प। तो पोस्ट स्टैम्प मतलब किसी भी कंट्री का कोई सा भी पोस्ट स्टैम्प हो सकता है, ठीक है? तो अगर अब ये 2 दिया जाता और सिर्फ इतना ही लिखा जाता, इंडिया हटा देते यहाँ से, पोस्ट स्टैम्प लिखा होता, तब क्या होता? तब तो ये दोनों डलता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? इंडियन पोस्ट स्टैम्प। मतलब यहाँ पर ये जो बात बोली गई है, ये क्या है? ये है वेल डिफाइंड, ठीक है? वेल डिफाइंड बात बोली गई है कि ये पोस्ट स्टैम्प है, ठीक है? 2 स्टिकर मिले, अब उसमें से देखा गया पोस्ट स्टैम्प कौन-सा है। अब पोस्ट स्टैम्प 2 मिल गया, इंडिया का और अदर कंट्री का। अब देखा गया कि इंडिया का पोस्ट स्टैम्प ही लेना है, तो इंडिया का पोस्ट स्टैम्प लिया और इसमें डाल दिया, इंडिया का पोस्ट स्टैम्प लिया और इसमें डाल दिया। तो अब क्या है ये बात? ये है वेल डिफाइंड। मतलब हमारे पास जो डेफिनिशन है सेट का, वो क्या हो गया? नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, डेफिनिशन ऑफ सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड collection of sets is called, sorry, sets नहीं, collection of objects is called sets। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखिए जो बुक में गिवन है। एग्जांपल, all female pilots have worked in Air India from 2000। ठीक है? अब इसका क्या है, ये सेट है या नहीं ये बताना है। और सेकंड एक और नोट कीजिए आप कि ऑल फीमेल, सिर्फ इतना लिखा है, ऑल फीमेल पायलट्स। ठीक है? अब इन दोनों में से वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है? बताइए। बिल्कुल ये वाला है। क्यों? क्योंकि इस वाले में क्या बोला? ऑल फीमेल पायलट्स, सभी फीमेल पायलट्स की बात की गई है। तो ये फीमेल पायलट्स इंडिया के भी हो सकते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं, जापान के भी हो सकते हैं, यूएसए के भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी कंट्री का सभी फीमेल पायलट्स की बात की जा रही है सिर्फ, है ना? यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया कि इंडिया का है कि कहाँ का है। अब इस वाले में देखिए, ऑल फीमेल पायलट्स हैव वर्कड इन एयर इंडिया। ठीक है? इसमें क्या है? सिर्फ इंडिया की बात नहीं की गई है, एयर इंडिया की बात की गई है। अब एयर इंडिया से हमें इंडिया कैसे पता लगा? क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इंडियन एयरलाइंस है। क्या है? इंडियन एयरलाइंस। ठीक है जी। तो इससे क्या पता लगता है कि इंडियन फीमेल पायलट्स की बात की जा रही है। अब एयर इंडिया, अब इसमें भी जो 2000 ईयर जो है, 2000 से लेकर अब तक जिनने वर्क किया है या कर रहे हैं, उन पायलट्स की बात की जा रही है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड। ठीक है जी। बात क्लियर हुई आपको अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है अभी। देखिए, अगर ऐसे पूछा पूछा जाए आपसे, ये कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। अब इसका बताइए कि क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड?
बताइए क्या लगता है आपको, वेल डिफाइंड है या नहीं है? देखिए, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, तो इंटेलिजेंट में अगर एक पर्सन पर्सन वन जो है इंटेलिजेंट है, ठीक है, पर्सन टू के लिए फोर पर्सन टू, तो क्या यही पर्सन पर्सन वन जो है इंटेलिजेंट है पर्सन टू के लिए, क्या यही पर्सन थ्री के लिए इंटेलिजेंट होगा? अब वो तो उसके समझ की बात है पर्सन थ्री के लिए कि वो उसको इंटेलिजेंट मानता है या नहीं मानता है ना? तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो गया था, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखिए। एग्जाम्पल से पहले कुछ आप इंपॉर्टेंट नोटेशंस देखिए। नोटेशंस, फर्स्ट नोटेशन है इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ऐसे भी दिया जा सकता है या फिर इसको थोड़ा सा डार्क करके दिया जा सकता है बोल्ड स्ट्रक्चर में, ऐसे। ठीक है, किसी भी तरह से इसको दिया जा सकता है। यहाँ पे और लगा देते हैं। ठीक है जी। सेकंड, सेकंड है डब्ल्यू, इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, या फिर इसको भी बोल्ड करके लिखा जा सकता है, तो ये हो जाता है होल नंबर। ठीक है, थर्ड, जेड या फिर बोल्ड में इसको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है जी। फोर्थ, क्यू, ये है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फिफ्थ, आर, इसको इसको भी बोल्ड करके लिखा जाता है। ठीक है, ये है रियल नंबर। सिक्स्थ, आर हो गया, अब है सी। ठीक है, सी यहाँ से बीच से ऐसे काट देते हैं, इसको बोल्ड करके भी लिखा जाता है, और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। क्या आपको पता है इन सभी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है, जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स में होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो, वन, टू, थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स जुड़ जाते हैं इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिनको हम k अपॉन v कहिए, p अपॉन q कहिए, या a अपॉन b। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम जिनको लिख सकते हैं, जैसे कि वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, ऐसे
जिनको हम लिख सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है जी। इसके बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो एक नंबर लाइन पे फाउंड मिलता है, एनी नंबर फाउंड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव, रेशनल इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, मतलब इन सभी को इंक्लूड करके जो बनता है वो रियल नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है जी, रियल प्लस इमेजिनरी। जैसे ए प्लस आई बी या फिर के प्लस आई वी। ठीक है जी, तो ये क्या किसको कहते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी मतलब जिसमें नेगेटिव साइन जुड़ जाता है। तो ये आई जो है इसको आयोटा भी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है -1, रूट -1। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर इसको और अच्छे से देखना है और समझना है नंबर लाइन वाले स्ट्रक्चर्स को, रियल नंबर्स को, तो हमारा जो लेक्चर सीरीज है सी सेट का, इसमें लेक्चर नंबर 2 एंड 3, इसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बना के टेबुलर फॉर्म में। ठीक है जी, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी यहाँ से क्लियरिटी मैंने दे दी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कलेक्शन मेंशन्ड बिलो आर सेट्स। अब इनमें से आपको बताना है कि सेट्स कौन है। ठीक है, सेट्स का डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इनमें से ये जो 6 हमारे पास गिवन है, इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, बताइए। कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, क्या ये सेट है या नहीं है? यहाँ पे बात इंटरेस्ट की गई है, तो इंटरेस्ट क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, दूसरा यहाँ पे और कोई यहाँ पे वो नहीं दे रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है कि ये कहाँ के लिए है, किसके लिए है, कितना इसमें हमें इंक्लूड करना है। ठीक है जी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, नॉट सेट। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स। अब यहाँ पे क्या बोला है? सभी व्यक्ति, ठीक है, जो मार्स पर जा चुके हैं अब तक, उन सभी का कलेक्शन। तो अब ये बताइए, यहाँ पे कलेक्शन क्या बोल दिया कि पूरे वर्ल्ड से ये जो मार्स है, यहाँ पर वो पीपल गए हों, उनका एक कलेक्शन बताओ। तो मार्स पे अभी तक कोई गया है? नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है कि वो मार्स पे, चाहे कोई भी इंसान हो, मार्स पे पहुंचा होना चाहिए। तो मार्स पे कोई गया ही नहीं है, तो क्या होगा? ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, हमें इससे पता लग रहा है। ठीक है जी, कि हमें पीपल को कैसे बाइफेरिकेट करना है, कैसे अलग अलग करना है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, प्राइम नंबर्स, और क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सेट है। हम बता सकते हैं ना कि सेट्स मतलब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। क्या होता है प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7,
11 डॉट 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 डॉट, जहां तक आप चाहें, है ना। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि प्राइम नंबर्स ही चाहिए हमें, ठीक है जी। तो ये सेट है। द एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, ये बुक है। तो बुक कहाँ जाएगा, लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एशियाटिक सोसाइटी वाली जो लाइब्रेरी बुक्स हैं उनका कलेक्शन करना है। तो ये क्या है, ये भी सेट है। क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड है ये भी, ठीक है जी। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी क्या है, सेट है। क्यों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सभी रेक्टेंगल्स का कलेक्शन निकालना है जो कि स्क्वायर ना हो। तो क्या कोई रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेट होगा, ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज, ऑल फनी मूवी, अब इसका कलेक्शन तो हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक के लिए, जैसे मेरे लिए कोई मूवी फनी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी फनी होगी। बात समझ रहे हैं, अगर कोई मूवी मेरे लिए फनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को भी वो मूवी फनी लगे। हो सकता है उसको फनी फनी ही ना लगे, मजा ही ना आए उसमें, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। बात समझ आई। तो हमें ये जो आंसर देना है वो हमें अपने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देना है, ये सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देना है कि अगर ये चीज सही है तो सामने वाला भी बोले कि हाँ ये चीज सही है, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे रेक्टेंगल्स का है, अगर मैं बोलूं क्या ये स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है, मैं बोलूं ये रेक्टेंगल है तो आप भी बोलोगे हाँ ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये स्क्वायर है तो आप बोलोगे हाँ ये स्क्वायर है। क्यों, कोई इसको इसको रेक्टेंगल कोई बोल सकता है, क्या ये रेक्टेंगल बोल सकता है कोई, और इसको स्क्वायर कोई बोल सकता है, नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें आंसर वो देना है जो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी गलत ना हो, कोई गलत ना बोले, सब्जेक्टिव ना हो, चेंज वाली बात ना हो। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट वाली बात की गई थी, ये सब्जेक्टिव है, चेंज हो सकता है। फनी मूवी, ये भी सब्जेक्टिव है, चेंज हो सकता है, ठीक है। जो चेंज ही ना हो सके, प्राइम नंबर तो सबके लिए यही प्राइम नंबर होगा ना, वो ये थोड़ी बोलेगा 2 4 6 8 ये प्राइम नंबर है, नहीं बोलेगा, है ना। तो सेट्स वो हैं जो वेल डिफाइंड हो, और वेल डिफाइंड मतलब जो सामने वाले को भी वही लगे जो हमें लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज यू आर गिवन अ स्टैम्प एल्बम, ठीक है, आपको एक स्टैम्प एल्बम दी गई है। इज दिस द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन दैट एल्बम, आ सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास एक स्टैम्प एल्बम दी गई है, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स हैं इस एल्बम में, क्या ये सेट है या नहीं है। अगर है तो आप इसके लिए रीजन दो, अगर नहीं है तब भी आप इसके लिए रीजन दो। तो ये क्या, कलेक्शन ऑफ सेट्स जो है, स्टैम्प्स जो है, ये सेट है या नहीं है, बिल्कुल है, यस। क्यों, क्योंकि ये जो स्टैम्प एल्बम है ऑलरेडी स्टैम्प से भरा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स है, ठीक है। और जब कलेक्शन है तो इस कलेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, मेंशन्ड है कि ये स्टैम्प कलेक्शन कहाँ का है, ठीक है, मेंशन्ड विच स्टैम्प इज प्रेजेंट, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होता तो ये जो स्टैम्प एल्बम है ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है जी। बात समझ आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर किसी को डाउट होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ही बोल रहे हैं, वेल डिफाइंड तो कर ही नहीं रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ना बोल के पहले क्या बोला है, स्टैम्प एल्बम दिया गया है। तो स्टैम्प एल्बम अगर मैं बना रहा हूँ, अगर मैं स्टैम्प एल्बम बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये स्टैम्प एल्बम मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैम्प एल्बम किस चीज के लिए बना रहा हूँ। तो अब जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में है हम, तो इंडियन पोस्ट का बनाएंगे एल्बम। और अगर मुझे कुछ और पसंद है स्टैम्प एल्बम में किसी और कंट्री का, तो हम वहां पे मेंशन करेंगे और उसका ही कलेक्शन करेंगे ना। तो स्टैम्प एल्बम तो ऑलरेडी रेडी है, ऑलरेडी रेडी मतलब कलेक्शन स्टैम्प है इसमें, और ये स्टैम्प है तो किसी एक जगह का कलेक्शन होगा,
वेल डिफाइन करके मैंने कलेक्शन किया है, जब भी ये सेट है। अगर सिर्फ ये ना बोल के बोलता अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन अ एल्बम, ठीक है, तो वो सेट है कि नहीं वो डिसाइड करना पड़ता। लेकिन ये तो पहले से बोला कि स्टैम्प एल्बम ऑलरेडी रेडी है, पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं है वो पूछा है। तो स्टैम्प तो पहले से मतलब एल्बम तो पहले से रेडी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो सेट है उसको कैसे लिखते हैं? मैंने कैसे लिखा था यहाँ पे देखिए, ऐसे लिखा था ना, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब ऐसे मैंने लिखा, तो मैं रैंडमली ऐसे नहीं लिखा, ये एक रूल है लिखने का, ठीक है, कि जो हम सेट लिखेंगे वो करली ब्रेसिस में होंगे, करली ब्रेसिस में ही लिखे जाएंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो अंदर के पार्ट्स हैं इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। थर्ड बात, तीसरी बात, जो सेट है उनको सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, जो सेट्स हैं इनको हम कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे, जैसे ए बी सी डी, कैपिटल लेटर्स, ठीक है जी। साथ में जो एलिमेंट्स हैं या फिर मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ सेट्स, इनको डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या अल्फाबेट, ठीक है, स्मॉल लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं, तो उनसे हम डिनोट करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सिंबॉलिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं सेट्स को? सिंबॉलिकली written as A is an element या member of the set A, कैपिटल A, ठीक है, as small a belongs to कैपिटल A, ठीक है। इस साइन के बारे में हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, नोटेशन वाले पेज पे देखिए, ठीक है जी, बिलोंग्स टू, और यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं तो मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक? वहीं अगर ये बिलोंग नहीं करता तो हम क्या लिखेंगे? सेम टू सेम, ए इज नॉट एन एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ द सेट ए एज स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बात समझ आई अच्छे से? चलिए एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए और आप बताइए कमेंट में मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। कलेक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स
नहीं, ऐसे नहीं, कलेक्शन ऑफ रियल numbers whose square is negative be a set। क्या ये सेट है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स whose square is negative be a set। क्या ये सेट होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। क्या कभी कोई ऐसा स्क्वायर देखा है आपने जिसका, सॉरी, ऐसा रियल नंबर देखा है जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आंसर है? जैसे -4, शायद इसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, देखते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4 होगा। माइनस और माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो पॉजिटिव का ही आएगा हर बार। ठीक है जी, क्या होगा, पॉजिटिव का ही स्क्वायर आएगा हमेशा, तो नेगेटिव कभी होगा नहीं। जब नेगेटिव नहीं होगा तो इसका सेट क्या होगा, इम्पटी, मतलब कोई भी इसमें सेट ही नहीं होगा। हाँ, इम्पटी के लिए हम ये भी लिख सकते हैं 0, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि अगर हमने 0 लिख दिया तो इसका मतलब ये 0 एक सेट बन जाएगा। मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, -4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 आएगा, ऐसा हो जाएगा वो। तो हमें 0 नहीं लिखना, या तो उसको खाली रखना है या फिर ऐसा काट देना है, जिसको हम बोलते हैं नल। ठीक है, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, अ सेट which has no elements, no एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट is called the empty set। ठीक है, और the void set, या फिर नल सेट। ठीक है जी, एम्प्टी सेट को 3 नाम से जाना जाता है, वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, टोटल 3 नाम। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड एज, या डिनोटेड बाय, एक ओ बनाया या 0 बनाया और उसको हमने काट दिया। कैसे? ऐसे टेढ़ा काटना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको एम्प्टी सेट बोलिए, नल बोलिए या वॉइड बोलिए, या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस दिखा दीजिए, बस ऐसे। इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। कभी आप कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता तो आपने 0 डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, ध्यान से। अब ये तो एम्प्टी सेट हो गया। अब नॉन एम्प्टी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अ सेट which has at least one element is called non-empty set। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट उसके अंदर अगर ये एटलीस्ट वन एलिमेंट, अब जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि अगर हम इसको
बजाय ऐसे करने के अगर हमने ऐसे दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट यहाँ पे है, ये क्या है, वन एलिमेंट, ठीक है, या फिर मेंबर किसका, सेट का। तो अगर ये मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट ही है तो एम्प्टी कैसे हुआ, खाली कैसे हुआ, ठीक है जी, मतलब वो खाली नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा, ये नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा ये, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट बनने के लिए क्या होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उस सेट का बिलोंग्स टू दिस दैट सेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। टू टाइप्स, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड, ठीक है जी। और सेकंड, ये फर्स्ट, और सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है जी। लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स टू बी मेंशन, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को हमें मेंशन करना होता है। और दूसरा, इनको हमेशा कर्ली ब्रेसिस में ही लिखना होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें इन सभी एलिमेंट्स को मेंशन करना होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, लिस्टिंग मेथड। अब इस लिस्टिंग मेथड को दो नाम से जानते हैं, ठीक है, इस लिस्टिंग मेथड को दो नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा, देखिए, फर्स्ट है टेबुलर मेथड या टेबुलर मेथड, ठीक है जी। फर्स्ट टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है जी। लिस्टिंग मेथड को, लिस्टिंग मेथड में हमें सारे एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ता है लगभग, ठीक है, और इनको कर्ली ब्रेसिस से डिनोट किया जाता है। दूसरा, लिस्टिंग मेथड को हम दो नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड। बात समझ आई यहां तक, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर्टी मेथड में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड में हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द सेट, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इनकी हम कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सेट। जो प्रॉपर्टी, जो सेट है उसके हम एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं, और जब वो उसमें सेट हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी मेथड बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो P इज P set of all prime numbers, ठीक है। क्या है, P जो है वो सेट है किसका, प्राइम नंबर्स का, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकाली, प्राइम नंबर। तो अब ये डिफाइन कर रहा है P को, ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए,
इसको जो हम प्रॉपर्टी मेथड को जो हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऑफिशियली वैलिड तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, तो इसको वैलिड तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस में P और एक ऐसे लाइन लगाएंगे और फिर बोलेंगे P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है? या फिर P इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। P इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है जी? तो ये हो गया वेल डेफिनेशन। अब इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। P इक्वल्स टू P इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं सच दैट, सच दैट, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर और ऐसे दो डॉट लगाने पे इसको भी हम सच दैट बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं बुक में या फिर कहीं पे क्वेश्चन पेपर में, दोनों में से कोई सा भी साइन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देखिए। T x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स, ठीक है? एंड x is a मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है? अब इसको रीड कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, T is a set, ठीक है? T is the set of all x such that x is a natural number and x is a multiple of 5, ठीक है जी? और अगर इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना हो तो बिल्कुल शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं इसको? T इक्वल्स टू x belongs to natural number such that x is multiple of 5, ठीक है? या तो हम ऐसे लिखें या फिर इसकी बजाय हम ये वाला डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी? बात समझ आई? एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये प्रॉपर्टी मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी? सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर मेथड, ठीक है जी? एक नोट पॉइंट, वी कैन यूज property method only
इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, इन द सेट। अगर सेट में कॉमन प्रॉपर्टी उपलब्ध है, अवेलेबल है, तभी हम प्रॉपर्टी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सेट है X और इसके अंदर आपको मेंशन की गई है कोची 5 और पाई। ठीक है, ये एक वैलिड एग्जाम्पल है। अब ये बताइए ये सेट है या नहीं है? तो इसका आंसर होगा यस, ये सेट है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का। क्या क्या? कोची एक शहर का नाम है, ये नंबर है और ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, सिंबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी कोई सी भी नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आई? तो हम प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म हम सभी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसके में कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी, हम उसी पे ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ठीक है, फर्स्ट 0.2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या 0.2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? बताइए। नहीं करता। ठीक है, और आगे क्या बोला है? चेंज दोज दैट आर फॉल्स टू ऑब्टेन करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए इनको चेंज करना है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? ये गलत है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स n मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें कहीं भी डेसिमल का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, तो 0.2 है तो ये क्या होगा? 0.2 जो है वो बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से, या फिर 0.2 बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से। ठीक है जी, किससे? रेशनल नंबर से। क्यों मतलब रेशनल नंबर? अब रेशनल नंबर क्या होता था? ए अपॉन बी बोलिए या फिर पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में, मतलब डेसिमल में जाएगा तो ये डेसिमल में ही है। ठीक है, सेकंड √9 बिलोंग्स टू जेड, मतलब √9 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू। √9 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब √9 इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। अब अगर जरा हम इसको सिंप्लीफाई करें, √9 का मतलब अगर हम रूट स्क्वायर रूट निकाले तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब क्या बोला है? 3 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू जेड, तो क्या 3 इंटीजर से बिलोंग नहीं करता? हमने क्या बोला था कि इंटीजर मतलब जेड मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस का 1 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है बीच में, मतलब ये बिलोंग कर रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या करना होगा? √9 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ये भी गलत था, मतलब फॉल्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? √2 बिलोंग्स टू आर, मतलब √2 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो रियल नंबर पे मैंने क्या बताया था? सारे के सारे नंबर्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोला है? √2 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर। तो क्या ये रेशनल नंबर है?
√2 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है जी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या निकलता है, 1.414213 डॉट 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 चलता चला जाता है, खत्म नहीं होता। ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर है, लेकिन क्यू का साइन क्या कहता है, रेशनल बोलता है। तो ये इसको सही करने के लिए हमने क्या करना होगा, √2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स दैट आर नॉट रेक्टेंगल्स। ठीक है, स्क्वायर और सभी स्क्वायर्स के वो सेट जिनमें की मतलब जो कि रेक्टेंगल नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, तो इसीलिए वो नल सेट है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स। ठीक है, एनी सर्कल इज अ मेंबर ऑफ सेट वन इन इवन एग्जांपल। अब इवन सेट बोला है, तो पीछे हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था इवन, ठीक है, उसमें फिफ्थ पार्ट जो था वो क्या कह रहा था कि जो भी रेक्टेंगल्स है वो स्क्वायर नहीं है और उनका सेट, तो उनका सेट क्या निकलेगा, क्या था क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या निकला, नल, इसका भी निकलेगा नल सेट। ठीक है, अब नल सेट है तो क्या कह रहा है, एनी सर्कल इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। क्या कोई भी सर्कल इस सेट का मेंबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नल सेट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है इक्वल सेट्स। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहता है टू सेट्स S and T are called equal sets if and only if every element of S is an element of T, and every element of T is an element of S। ठीक है जी, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड एज या डिनोटेड बाय S इज इक्वल्स टू T। कहने का मतलब दो सेट S और T, ये दोनों हम इसको इक्वल सेट बोलेंगे इन दोनों को, कब, S इक्वल टू T बोल सकते हैं, कब, जब एलिमेंट ऑफ S इज एन एलिमेंट ऑफ T, मतलब जो एलिमेंट S में है वही एलिमेंट्स T में हो, और जो T में एलिमेंट हो वही एलिमेंट S में हो, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा केस बनता है तभी ये सेट दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल, S इक्वल्स टू 1 2 3 3। ठीक है, T इक्वल्स टू 1 2 3, तो क्या S इक्वल टू T है, बिल्कुल। ठीक है जी, S इक्वल्स टू T है, और अगर
यहाँ पर Q इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसा दिया हो, तब क्या T इक्वल्स टू Q है? बिल्कुल है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आता है नोट। फर्स्ट नोट क्या कहता है? डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट करके काउंट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर 3 3 दो बार लिखा है तो हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे। ठीक है जी, 3 और 3 को एक बार ही काउंट करेंगे, दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे जब हम इनकी लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हम S और T को हम लिस्टिंग कर रहे थे तो 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2 और ये दोनों 3 इक्वल टू इसका 3। ठीक है, सेकेंड नोट, चेंजिंग इन ऑर्डर डज नॉट ऑल्टर द सेट। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी सेट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1 2 3 है। ठीक है, अब हम इसी को चेंज कर देते हैं, Q डैश जो है उसको 3 1 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये चेंज जो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग है, ये दोनों एक ही सेट है। ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 और 1 2 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम चेंज करते हैं तो वो सेट पे अफेक्ट नहीं करता है, सेट को नहीं बदल सकता, वो सेट क्यू ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू ऐसे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड नोट, देयर कैन बी सेवरल वेज या फिर प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द सेम सेट। ठीक है, मतलब काफी सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम सेम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेट है, सेट A इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब एक हम ये लिख सकते हैं कि x सच दैट x x 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे x की वो वैल्यू आनी चाहिए जिसमें से 3 को इंटू करने के बाद 1 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आ जाए। ठीक है, दूसरा x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो ये भी क्या होगा? ये भी 2 को ही डिफाइन करेगा, क्योंकि सबसे जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कंसीडर द सेट एस, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब ये स्टूडेंट्स किसके हैं? जो कोर्स ले रखे हैं, एनरोल्ड
इन कोर्स कैलकुलस। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं के। ठीक है जी। और ऑफ SKVI AS। ठीक है, अब इनमें से आप ये बताइए किसको फाइंड आउट करना इजी है। इसको। क्यों? क्योंकि इसका नंबरिंग कितना होगा? इसका नंबरिंग मैक्स टू मैक्स 1000, 10,000, है ना, इतना ही हो सकता है। लेकिन इसको काउंट करना, क्या इसमें 10,000 ही होंगे? क्या इसमें मैक्सिमम 10,000 ही होंगे? नहीं, क्योंकि कितने सारे कोर्स होंगे, कहाँ कहाँ से लोगों ने एनरोल किया हुआ कैलकुलस के सब्जेक्ट में, है ना, कैलकुलस के कोर्स में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर फाइनल बनेगा इनफाइनाइट। ठीक है, और इसका बनेगा फाइनाइट। मतलब हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है एट द टाइम। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमारे पास एक टर्म आता है फाइनाइट सेट। ठीक है, और दूसरा क्या आता है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी अ नॉन एम्प्टी सेट with finitely many elements is called finite set। ठीक है जी। और इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ नॉन एम्प्टी सेट with infinitely या फिर with which is not finite, which is not finite is called an infinite set। infinite set। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात? एग्जाम्पल P equals to set of prime numbers from 1 to 50। ठीक है, 50 तक के प्राइम नंबर्स का सेट। तो ये फाइनाइट है। ठीक है जी। और अगर हम वहीं इसका बात करें, P इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है कार्डिनल।
ठीक है, क्या है? कार्डिनल, या फिर इसको कॉमनली कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी लिखते हैं हम। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in a finite set is called the cardinality of that set। ठीक है, cardinality of that set denoted as, इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड एज, मान लीजिए कोई भी सेट है, सेट के, ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, या फिर CARD, कार्ड और ब्रैकेट में के। ठीक है, ये अभी सिर्फ फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी का है, आगे हमें कार्डिनलिटी का इनफाइनाइट सेट का पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं तब बता दूंगा उसी वक्त। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सिंगलेटन सेट। ठीक है जी, सिंगलेटन सेट में क्या होता है? इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ सेट with only one element is called a singleton set। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, सॉरी कोई भी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे k equals to x such that x is an even prime number। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो इवन प्राइम नंबर है 2, तो ये क्या हो गया? ये एक सिंगलेटन सेट हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट हमने जो यहाँ पे लिखा था कितना, 3 हुआ था ना, तो इस नोट पॉइंट में एक और नोट ऐड कर लीजिए, नोट 4। ये क्या है? द empty set is also a finite set। ठीक है, with cardinality 0। ठीक है, मतलब CARD of empty set equals to 0। ठीक है, यहाँ पे E कर देते हैं। ठीक है जी, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, और इसको हम किस में काउंट करते हैं? फाइनाइट सेट में। याद रहेगा इतना? नोट 5, देयर इज डिफरेंस बिटवीन x एंड
ब्रेसिस के अंदर x, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास गिवन है कोई भी एक नंबर 2.5, ठीक है जी, तो 2.5 जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा या सेम नहीं होगा किसके, ब्रैकेट के अंदर 2.5 के। क्यों? क्योंकि ये एक सेट को बता रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट अ सेट। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये एक नंबर की बात कर रहा है, ठीक है जी। नंबर ये भी है लेकिन ये एक सेट है, बात समझ आई। ये एक सेट की बात कर रहा है और ये सिर्फ नंबर की बात कर रहा है, इसीलिए ब्रेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो और कोई भी एक ऐसे नंबर लिखा हो वो इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत आता है, इसमें डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हमने स्टार्ट किया सेट्स से, अब सेट्स के बाद इसका हम सबसेट से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको ये क्लास का नोट्स चाहिए होगा तो क्लास नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे सभी लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो वहाँ से आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास नोट्स। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।